नेक्स्ट चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि सर करंट हमारा क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बताया कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि करंट जो है, करंट क्या करता था, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता था। अब हम लोगों ने ये चीज देखा कि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को प्रोड्यूस कर सकता है, वैसे वर्षा भी ट्रू है। करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। ये बात हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उल्टा उसका जस्ट। ठीक, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ सर्टेन पोजिशन and the magnetic field varies or remains stationary as the conductor moves. A voltage or EMF is created across the electrical conductor as a result of this. ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाता हूं, आगे पढ़ा जाएगा, फ्लक्स नाम देते हैं हम उसको। अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं वेरी करवाता हूं तो सर किसी भी कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया था इंडक्शन। ठीक, ये बात हमको आती है समझ में। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट क्या होता है? अच्छा, इसको बताया किसने था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को? माइकल फैराडे ने। फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट किया था, फैराडे एंड हेनरी का 3 एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक, उन एक्सपेरिमेंट्स को भी समझा जाएगा, पता चल जाएगा क्या होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? सर जो भी करंट एक कंडक्टर के अंदर जो भी जनरेट होता है, इंड्यूस होता है, उसी को हम बोलते हैं इंड्यूस करंट। और सबको पता है करंट अपने आप नहीं कहीं आता है, जब तक मैं ईएमएफ नहीं लगाऊंगा तब तक करंट नहीं आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर करंट कहीं पर आया, इसका मतलब वहां पे ईएमएफ भी रहा होगा। तो उसी करंट को प्रोड्यूस कराने वाला जो ईएमएफ था उसी को बोला गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम लोग इसका? ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन होता है, इसकी वजह से स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है वो वोल्टेज को। डायनोमोज में यूज करते हैं, पावर जनरेटर्स में यूज करते हैं। अब यहां से शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे उधर पढ़ा था हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी एरिया को, किसी भी यूनिट एरिया को कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। सपोज करो ये ए है और इसका एरिया वेक्टर इधर कहीं होगा, दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो पाई बी मैं लिख सकता हूँ सेम वहां जैसा। ई ए कॉस थीटा उधर लिखते थे, या ई एस कॉस थीटा, यहाँ पे लिखेंगे बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा तो मैक्सिमम इफेक्ट वो शो करता है हमारा। इसीलिए कॉस वाला कंपोनेंट लेते हैं, एरिया का कॉस वाला कंपोनेंट या मैग्नेटिक फील्ड का कॉस वाला कंपोनेंट। दोनों का दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी डॉट ए। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं किस पे? फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट पे। अच्छा, यूनिट क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का? वेबर। वेबर, डब्ल्यू बी यहाँ लिख देता हूँ, वेबर। अब एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट किए गए थे इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करवाऊं तो वहां पे करंट भी इंड्यूस हो जाने वाला है। इसके लिए हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट जो था फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट थे, बोर्ड में पूछा भी जाता है। जो पहला एक्सपेरिमेंट था इसमें हमने क्या किया था, कॉइल लिया था और एक बार मैग्नेट लिया। बार मैग्नेट के पोजीशन को चेंज करा करके हम लोग करंट को इंड्यूस करवा रहे थे। इसको बोला जाता है करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट। एक्सपेरिमेंट 1 जो था हमारा, करंट इंड्यूस्ड बाय अ मैग्नेट। एक मैग्नेट से कितना करंट इंड्यूस होगा? सर्किट डायग्राम कैसा था? मैं सिर्फ एक कॉइल लेकर के चल रहा हूँ, सही है, मैं सिर्फ एक कॉइल लेकर के चलूंगा। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट था। यहाँ पर हमने लगाया था एक गैल्वेनोमीटर, ताकि अगर करंट आए तो वो डिफ्लेक्शन को शो कर सके। और यहाँ मैंने रखा एक बार मैग्नेट। ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। जैसे ही मैं इस बार मैग्नेट को पास में लेकर के जा रहा था, स्लोली स्लोली
पहले लेकर के गए तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया था। सही। जब मैं इसको इधर लेकर के जा रहा था गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ इसका मतलब करंट रहा होगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तभी हिलेगा जब करंट होगा सर्किट के अंदर। तो जैसे जैसे पास लेकर गए, यह है बार मैग्नेट, पास लेकर जा रहा हूँ, गैल्वेनोमीटर का कांटा हिल रहा है इधर की तरफ इधर की तरफ। जैसे ले आकर रोका वापस से जीरो हो गया, वापस लेकर आ रहे हैं तो अब अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होने लगा, अपोजिट डायरेक्शन डिफ्लेक्शन हो रहा है। जैसे रोका वापस से जीरो हो गया, वापस से जीरो हो गया। तो हमको ये बात पता चली, हेनरी और फैराडे ने ये बात कंक्लूड किया कि सर अगर आप मैग्नेट को इसके कॉइल के पास में लेकर के आ रहे हैं, जब तक कॉन्टिन्यूअस मोशन हो रहा है तब तक नीडल क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, तब तक करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही मैं रोक रहा हूं इसको, करंट जीरो हो जा रहा है। सही है। ये चीज कंक्लूड किया गया था कि बार मैग्नेट का रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू कॉइल प्रोड्यूसेज अ करंट। करंट करंट दिखता था ना हम लोग को, करंट इसके अंदर दिखाई दिया था। तो बार मैग्नेट का रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू कॉइल, ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा हूं, रिलेटिव मोशन बोल रहा हूं मैं, सिर्फ मोशन नहीं बोल रहा हूं, रिलेटिव मोशन। बार मैग्नेट का रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू कॉइल प्रोड्यूसेज अ करंट विच इज सोन बाय गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2। क्या था, करंट इंड्यूस्ड बाय, करंट इंड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। अब एक कॉइल लाया हमने, एक कॉइल है, यहां से देखो, यहां बना देता हूं मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही होंगी, और यहाँ पर इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो साउथ की तरफ आती हैं। इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होगा। अब फिर से इसी को फिर से गैल्वेनोमीटर लगा के कॉइल को अगेन लिया हमने। अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा बालक, अगर एग्जाम में आता है ना तो तुम्हें फिगर बनाना पड़ेगा, विदाउट ड्राइंग फिगर कुछ नहीं हो पाएगा। फिगर बना करके फिर जो अंग्रेजी लिखवाई गई है उसको भी क्या करना, हमें समझा देना है। यहाँ पे हमने क्या किया है, करंट कैरिंग कॉइल लिया। अब सबको पता है अगर मैं किसी भी कॉइल में पावर सप्लाई अगर ऐड ऑन कर देता हूं तो अब सी बात है सर करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। पीछे से घूम करके आगे तरफ करंट आ रहा होगा, पीछे से घूम करके आगे तरफ करंट आ रहा है। देखो ये पीछे का पोर्शन है, आगे का पोर्शन है, ऐसे करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही होंगी इस तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ बन रही होंगी इस डायरेक्शन में, इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी, और कुछ ये रिंग पर भी बन रहा होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वगैरह, उसको हम लोग लेकर के नहीं चल रहा है। अब अगेन मैंने क्या किया, इस कॉइल के इस पूरे अरेंजमेंट को पकड़ा, ऐसे ऐसे मूव कराना स्टार्ट किया। सही। इस कॉइल को मैं इस तरीके से रिलेटिव मोशन देना स्टार्ट किया। जब मैं इसको ऐसे ऐसे घुमाना शुरू किया तो अगेन मैंने क्या देखा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन। सही। जब पास में लेके जा रहा था तो मान लो नीडल इधर जा रहा है, सही, रोका जीरो हो गया, ठीक है, रोका जीरो हो गया। अब इसको मैं पीछे लेकर के आ रहा हूँ, कॉइल को पीछे लेकर आऊंगा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होने लगा। सही, अपोजिट डायरेक्शन में लगा, जैसे रोका फिर जीरो हो गया। फिर यहां से भी कंक्लूड किया गया हेनरी और फैराडे के द्वारा कि रिलेटिव मोशन ऑफ दिस करंट कैरिंग कॉइल with respect to this stationary coil induces a current which is shown by deflection in galvanometer, जिसको हम डिफ्लेक्शन से शो कर रहे थे। अब यहां तक उन लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया था कि सर एक्चुअल में ये मोशन की वजह से नहीं हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से हो रहा है। क्योंकि यहां भी क्या था, क्योंकि ये अरेंजमेंट अलग है, ये अरेंजमेंट अलग है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जब मैं इसको पास लेकर के जा रहा हूं तो इसके अंदर से क्रॉस कर रहा होगा, अरे फील्ड है ना, ये एक एरिया ही तो है। जब पास ले जाऊंगा तो ये फील्ड लाइन इसके अंदर से होकर जा रही होंगी, जब दूर ले जाऊंगा तो कम होती जा रही हैं। जितना पास रहेगा उतने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, और जितना दूर रखूंगा उतना कम होगा। तो यहां से ये चीज कंक्लूड किया गया कि सर एक्चुअल में इसका मोशन नहीं है, वो एक्चुअल में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ही है, जो जितना ज्यादा से ज्यादा क्रॉस कर रहा है उतना ज्यादा के ज्यादा क्या कर रहा है, ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है, करंट प्रोड्यूस कर रहा है हमारा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे मैं स्विच को बंद कर रहा हूं,
या इसको रोक दे रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है ना, कांस्टेंट हो जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अभी मान लो यहाँ पे रोक दिया मैंने, यही फील्ड लाइन जा रही है, 3 फील्ड लाइन निकल रही है, तो कोई करंट नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या, वहां से कंक्लूड किया गया चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि किसी भी एरिया से कितने फील्ड लाइन क्रॉस करते हैं उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया, उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सर कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, ध्यान से ये वर्ड याद रखना, चेंज, क्योंकि अभी फ्लक्स है इसके पास, मैग्नेटिक फ्लक्स अभी भी है, अरे ये 3 लाइन जा रही है, क्रॉस कर रही है कि नहीं, लेकिन कोई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है हमारा। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा होगा। जब मैं इसको पास में ले जाऊंगा तभी 3 जा रही है, हो सकता है 5 लाइन क्रॉस करने लग जाए, दूर ले जाऊंगा हो सकता है एक ही लाइन क्रॉस करे। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तब तक करंट इंड्यूस नहीं होने वाला है। यहाँ से चीज क्या किया गया था, ऑब्जर्व कर दिया गया था, कंक्लूड भी कर दिया हेनरी और फैराडे ने। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत है क्या, कौन बैठ के इसको आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन कराता रहेगा। मैकेनिज्म चाहिए ना हमको, एक बार पास लेकर गए, एक बार दूर लेकर गए, एक बार पास लेकर गए, एक बार दूर लेकर गए। अच्छा एक चीज़ और देखा गया था, अगर तेजी से ले जाता था मैं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता था, है ना, जितनी तेज ले जाता था उतनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता था, अपोजिट ले गए उल्टे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। ठीक, तो अब उन लोगों ने एक तीसरा अरेंजमेंट बनाया, एक्सपेरिमेंट 3 किया, जहां पे उन्होंने क्या किया, एक स्विच लगा दिया, की जिसको बोला जाता है। अब वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑन होगा ऑफ होगा, है ना, ऑन होगा ऑफ होगा, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस करा जाएगा। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि सर हमको ये, इसमें भी हमको टू एंड फ्रो मोशन कराना पड़ चाहिए, इसमें भी हमको टू एंड फ्रो मोशन कराना चाहिए, जो कि मैकेनिज्म बनाना थोड़ा सा कष्टदायक है हमारे लिए, कठिनाई होगा। तो अब किया गया कि हमें सिर्फ क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स को ही तो चेंज करवाना है, तो एक काम करते हैं स्विच लगा देते हैं। इसी में स्विच लगा दिया गया, स्विच को ऑन करूंगा तो मैग्नेटिक लाइन बढ़ेंगी, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इंडक्शन प्रोसेस जो होता है वो क्या करता है, अपोजिशन करता है, तो धीरे धीरे फील्ड लाइन बढ़ेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैक्सिमम हो गया। फिर स्विच को बंद करूंगा, फिर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गया। इससे हमारे फील्ड लाइन्स क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, फिर घट रही हैं, फिर बढ़ रही हैं, फिर घट रही हैं। अब हम लोग ये रिलेटिव मोशन से बच जाएंगे। ठीक, तो तीसरा जो एक्सपेरिमेंट बनाया गया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट 3 क्या था, करंट इंड्यूस्ड बाई चेंजिंग करंट, इंड्यूस्ड बाई चेंजिंग करंट। ये और कुछ नहीं वाला, यही अरेंजमेंट था, बस यहाँ पे की लगा दिया गया है। ठीक, फिर से बना लेते हैं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा हमारा। यहाँ पे लगाया गया है गैल्वेनोमीटर, क्योंकि मुझे डिफ्लेक्शन तो महसूस करना पड़ेगा, और यहाँ पर एक और कॉइल लगाया गया जिसमें हमने लगाया बैटरी, और साथ में लगाया एक की। सही है, जैसे ही मैं की को प्रेस करता था करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट फ्लो करेगा, धीरे धीरे फील्ड लाइंस बढ़ेंगी, क्योंकि देखो कॉयल में एक प्रॉपर्टी होती है इंडक्शन की, जिसको आगे पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन। वो क्या करता है, अपने ही चेंज को अपोज करता है, एक कॉयल दूसरे कॉयल के चेंज को अपोज करेगा। इसी वजह से जो भी हीटर, अभी ठंडी का मौसम है, सबके घर में हीटर चल रहा होगा, कॉइलिंग की गई होती है। ठीक है, अगर स्विच को ऑन करते हो तो वो 10-12 सेकंड के बाद लाल होता है पूरा, लेकिन बल्ब जो है स्विच ऑन किया तुरंत ग्लो कर जाता है। क्यों, कॉयल में टाइम लगता है, क्योंकि वहां पे अपोजिशन हो रहा है, इंडक्शन, उसी को इंडक्टेंस बोलते हैं, उस रेजिस्टेंस को इंडक्टेंस नाम दिया गया था, है ना। किसी भी कॉयल में किसी भी कॉयल में जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको टाइम लगता है ना, एक एंड से दूसरे एंड में जाने में टाइम लगता है उसको, उसी को इंडक्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो। तो सेम यहीं पर जैसे ही मैं की को टैप करूंगा, जैसे ही मैं की को टैप करूंगा एक मैग्नेटिक लाइन बनेगी। सही है, फिर से अभी की को टैप करके रखा हुआ है, फिर से दूसरी मैग्नेटिक लाइन बनेगी, फिर से तीसरी मैग्नेटिक लाइन बनेगी। ऐसे करते करते मान लेता हूँ कि 100 मैक्सिमम होगा इसका, मैग्नेटिक लाइन 100 जनरेट हो सकता है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 करते करते 98 99 100, जैसे ही मैक्सिमम हुआ तुरंत मैं की को क्लोज कर दूंगा, है ना, ओपन कर दूंगा उसको। मैं जैसे की को हटाऊंगा, अब एक ही बार तुरंत नहीं गैप होगा, 100 99 98 97, फिर से फ्लक्स क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक ये चेंज हो रहा था तब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है। अरे बात समझ में,
तो हम लोग यहाँ से ये टू एंड फ्रो वाला मैकेनिज्म से बच जाते हैं। ठीक, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट था। इन तीनों एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया था? पहला था कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका मेजर कारण क्या है, मुख्य रीजन क्या है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से ही क्या होता है, हमारा करंट इंड्यूस होता है किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक, उसी पर बेस्ड फैराडे ने दो लॉज बनाए थे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो लॉज थे वहां पे। ठीक, उसको बताता हूं मैं। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, फर्स्ट लॉ ये बोलता है, दो नियम है। तो सबसे पहले फर्स्ट होगा फर्स्ट लॉ, तो बचपन से पढ़े हम लोग, फर्स्ट फर्स्ट पे आता है ना। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो होगा बाय चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब तक चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। मतलब थ्योरेटिकली वो बात उन्होंने बोली थी। ठीक, पढ़ देता हूं मैं। वेन एवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्वाइल, सब सही है वो, changes and EMF is induced in the coil, full stop, the induced EMF exists so long as the change in magnetic flux continues। सही है, वही वाला, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक वीरू जिंदा रहेगा, बसंती वाला। जब तक बसंती के पैर चलते रहेंगे तब तक करंट इंड्यूस होता रहेगा। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट प्रोड्यूस होता रहेगा। जहां बसंती रुकी वीरू गया। यहाँ बसंती इज मैग्नेटिक फील्ड एंड वीरू इज करंट। ठीक, सेकेंड लॉ, अब कितना नाचेगी तो कितना रुकेगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सेकेंड लॉ में क्या बोला गया? सेकेंड लॉ हमारा बोलता है, इसको ऐसे कर लेते हैं फर्स्ट। सेकेंड लॉ हमारा बोलता है क्या है कि सर करंट के बारे में गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है? करंट दिखाता है। लेकिन हमें पता है कि करंट कहीं भी अगर आया है तो वहां ईएमएफ जरूर रहा होगा। विदाउट ईएमएफ या पोटेंशियल करंट फ्लो नहीं कर सकता। सही है, तो फैराडे ने ये बोला कि करंट नहीं है सर, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे। इंड्यूस क्या हो रहा है? ईएमएफ हो रहा है। ईएमएफ की वजह से करंट आया है, क्योंकि करंट अपने आप कहीं नहीं आ सकता है जब तक मैं पोटेंशियल का डिफरेंस ना दूं, या जब तक मैं ईएमएफ नहीं देता हूं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं देता हूं। तो सेकंड नियम क्या बोलता है हमारा? द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद द सर्किट। सही, अब यही हमारा क्या होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं जिस पर एक सवाल कंफर्म आएगा, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी, या इसको ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाएगा सर तो कांस्टेंट आएगा के डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी। और अगर एसआई यूनिट्स की बात की जाए, न्यूमेरिकली जो देखा गया था एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। के की वैल्यू को 1 लेकर के चलेंगे इन एसआई यूनिट्स, तो ई इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा हमारा? डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी। और एक निगेटिव साइन भी लगाते हैं, उसको अभी पढ़ेंगे हम लोग लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। अगर हमारा टाइम का गैप बहुत कम है तो उस समय पे मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत कम आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस डी फाई बी बाई डी टी। अगर बहुत कम टाइम का गैप लिया गया है तो फॉर एन क्वाइल्स, क्या मैं एन का मल्टीप्लाई कर दूं? क्योंकि एक की वजह से इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा तो एन की वजह से इंटू एन कर देंगे हम लोग। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। अब इस पर सवाल कैसे बनता है? सवाल जो पूछा जाएगा तुमसे, अच्छा इसमें क्वेश्चन अभी नहीं करवाया गया था, सपोज करो ऐसे दे देगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। सही, और तुमसे बोलेगा फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। जब भी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर बोलेगा 2 सेकेंड, है ना, दो तरीके से पूछ सकता है, या तो 2 सेकेंड या बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछा एट 2 सेकेंड, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है कि नहीं? इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। और अगर डिफरेंस की बात करता है बिटवीन 2 एंड 3 सेकेंड, तो डेल्टा फाइव भी लगाया जाएगा। फिर पहले निकालोगे तुम किस पे?
2 सेकंड पे फ्लक्स का चेंज, फिर निकालोगे 3 पर। कैसे निकाला जाएगा दोनों बताता हूं मैं। एट 2 सेकंड पूछा गया, मतलब ये सर किसकी बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। इंस्टेंटेनियस में ये लगाते हैं तो हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले डी फाइव बी बाई डी टी निकालेंगे। कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना है 6t प्लस 2, और हमको कहाँ निकालना है सर, 2 सेकंड पे। तो अगला केस क्या हो जाएगा, डी फाइव बी बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 6 टू 12, 12 टू 14, 14 आएगा ये वेबर पर सेकेंड। सही, यहाँ पर ये निकल गया। उसके बाद से एन अगर दिया गया होगा तो एन से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं दिया गया होगा, मैं 1 लेके चलता हूँ इस केस में, तो -14 वेबर पर सेकेंड। ये हुआ ना, अरे टेस्ट वेबर और ये सेकेंड, वेबर पर सेकेंड। इसी को वोल्ट भी बोल सकते हैं हम लोग, इसी को वोल्ट भी बोला सकता है क्योंकि ईएमएफ की यूनिट वोल्ट होती है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, अगर ऐसा बोल देता फिर क्या करते हम लोग, क्वेश्चन छोड़ाते। फिर जब भी किसी टाइम के बीच में पूछेगा सर तो ये वाला लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5b निकालेंगे कहाँ पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। सबसे पहले 5b निकाला जाएगा। अबे बात सुनो मेरी, यहाँ पे टाइम का गैप बहुत कम नहीं है, 1 सेकेंड बहुत होता है। अगर 0.00001 सेकेंड होता तो मैं ये फॉर्मूला लगाता। ये इनफाइनेटली स्मॉल क्या होता है, टाइम होता है। लेकिन यहाँ पे टाइम का गैप क्या है, 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड नेग्लिजिबल नहीं है, 1 सेकेंड वैल्यू रखता है, मैटर करेगा ये। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सेकेंड में फ्लक्स निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 2 रखो यहाँ भी, 2 रखो, 4 3 12, 12 4 18 1 19 वेबर हो जाएगा। और उसके बाद से क्या निकालेंगे, फ्लक्स का चेंज एट 3 सेकेंड निकालेंगे। क्या 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 6 33, 134। जोड़ने कह दो तो दांत दिखाने लगती है, मैथ लिए हैं लो। ठीक है सर, फिर से ई इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा अब यहाँ से, ई इंड्यूस्ड हमें पढ़ा था चेंज इन फ्लक्स अपॉन में चेंज इन टाइम। तो क्या होने वाला है, माइनस चेंज इन फ्लक्स 5b, 5b2 माइनस 19 अपॉन में टाइम का चेंज 3 माइनस 2। तो यहाँ से हमारा फ्लक्स निकल करके आएगा। जब भी बिटवीन पूछेगा टाइम में तो ऐसे निकाला जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पूछेगा तो इंस्टेंटेनियस वाला लगा करके देंगे। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस पे। बता देते हैं, नहीं तो कहेंगे सबकी गलत बताते हैं। 17 होगा यहाँ पे, तो 17 हो जाएगा। मैथ्स के स्टूडेंट ने जोड़ा इसको बहुत अच्छे से। अब अगला जो होता है कि सर ये माइनस साइन आया क्यों, ये माइनस आया क्यों, इसको दिया था लेंज ने। ठीक है, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि लेंज लॉ याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, पास भी नहीं आने देगा, दूर भी नहीं जाने देगा। बस इतना याद रखो, पास भी नहीं आने देगा और दूर भी नहीं जाने देगा। कितनी बार समझ में आ गई होगी, nth सेकेंड वगैरह भी सब समझ में आ गया। आगे चलते हैं, लेंज लॉ क्या बोलता है। अच्छा, लेंज लॉ किस पे डिपेंड करता है, लेंज लॉ किस पे डिपेंड करता है या क्या प्रिंसिपल होता है। लेंज लॉ डिपेंड्स करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर, एनर्जी पर। ये हंसने वाले आदत छोड़ दो लो, ये तो गलत बताने के बाद हंसते लो तो और पारा चढ़ जाता है, तो उसमें हंसने की कौन सी जरूरत है। एक तो गलत बोलो उसके बाद से दांत भी दिखाओ, मतलब कोई भी डिस्टर्ब हो जाए फिर। और इसमें चार्ज आएगा क्यों, ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, एनर्जी है वो। पोटेंशियल क्या है, एनर्जी तो है, तो एनर्जी होगा यहाँ पे। क्या बोलता है ये, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ पहले। द डायरेक्शन ऑफ एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज सच एज टू अपोज द कॉज ऑफ द इफेक्ट। अपोज करेगा ये कभी भी मैग्नेटिक इफेक्ट को अपोज करने की टेंडेंसी रखता है, मतलब रोकेगा उसको। सर ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि सर मान लो क्वाइल के अंदर करंट आया कि नहीं आया, क्वाइल के अंदर करंट आया जब मैं मैग्नेट को आगे पीछे कर रहा था, उसमें मैग्नेट का रिलेटिव मोशन की वजह से करंट इंड्यूस हो रहा था, ये बात हमको पता है। सही है, लेकिन सर उसके अंदर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो किया, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी फ्लो किया होगा। विदाउट एनर्जी कहीं पे गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एनर्जी तो है हमारी, एनर्जी आया होगा तभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हुआ, करंट आया। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आई होगी, वो एनर्जी कहीं ना कहीं से आई होगी। तब तक याद आया कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो भी मैग्नेट के पास एनर्जी थी उसी एनर्जी को यूटिलाइज करता है क्वाइल
अपने अंदर एनर्जी इंड्यूस करवा करके और क्या करता है, करंट को फ्लो करवाता है। वो जो भी मैग्नेटिक जो एनर्जी थी कॉइल के अंदर, सॉरी मैग्नेट के अंदर, सपोज करो मैं यहाँ पे एक मैग्नेट है यहाँ पे हमारा, और इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और कॉइल बनाता हूँ इस बार थोड़ा ज़्यादा, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है। और यहाँ पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे हमारा निगेटिव टर्मिनल है। जब मैं इस कॉइल को इधर लेकर के जा रहा हूँगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उसी एनर्जी को ये कॉइल यूटिलाइज करेगा और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में क्या करने वाला है, डिफ्लेक्शन शो करने वाला है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर रहेगा ना, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करने वाला है, इसी की एनर्जी को ये यूटिलाइज करेगा। क्यों, इसके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है, कहाँ से एनर्जी लेकर आएगा, पावर सोर्स लगाया ही नहीं, देख लो ना, पावर सोर्स नहीं लगाया गया। इसमें अगर पावर सोर्स लगाता मैं तो एनर्जी आती इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर कोई पावर सोर्स नहीं है, मतलब इसके पास अपनी खुद की कोई एनर्जी नहीं है, अभी फिलहाल में एनर्जी नहीं है इसके पास। लेकिन गैल्वेनोमीटर हिला, इसका मतलब ईएमएफ आया होगा, करंट आया होगा, और वो एनर्जी की वजह से ही आता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है, बैटरी जो होता है वो कुछ नहीं है, एनर्जी का रिजर्वायर है वो। तो यहाँ पे करंट अगर फ्लो कर रहा है, गैल्वेनोमीटर हिला, मतलब एनर्जी का रिजर्वायर कहीं ना कहीं से आया होगा, एनर्जी दे कर गया इसको, तो वो एनर्जी इसी के एनर्जी को यूटिलाइज करता हो। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन अगेंस्ट, किसी भी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन जो होता है वही एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बात पढ़े हम लोग। तो सर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कि नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड में ही रखते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं वो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, वर्क करेगा इसके ऊपर, जो कि स्टोर होगा इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बोल लो उसको, जिसकी वजह से करंट हमारा इंड्यूस हो रहा है। तो इसके वर्क की वजह से अब ये वर्क कब करेगा, खुद सोच करके बताना। मैं कॉइल ले लेता हूं इस तरीके से, मान लो ये ऐसे रखा गया है, ये कॉइल है और ये मैग्नेट था हमारा, ये नॉर्थ है। जब मैं पास में लेकर के जाऊंगा, अगर ये साउथ हुआ, सपोज करो, क्योंकि अगर इसके अंदर करंट आया है तो करंट आएगा तो फिर से पोलैरिटी इंड्यूस होगी। करंट जब भी किसी भी कॉइल में करंट होता है तो पोलैरिटी आ जाती है उसके अंदर, नॉर्थ साउथ जो भी वो बनेगा वो तो बात की बात है, पोलैरिटी आएगी। अगर करंट फ्लो कर गया है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो गया मतलब करंट फ्लो किया है, करंट फ्लो किया मतलब पोलैरिटी होगी। मैं सिर्फ एक कॉइल को लेकर चल रहा हूँ जो इधर है, बिल्कुल यहाँ पे इसके पास में। तो अगर ये साउथ होता और ये नॉर्थ है, ब्लैक नॉर्थ है, अगर ये पास जाता तो ये खींच लेता कि नहीं, कोई मुझे वर्क करना पड़ता क्या, ना, कोई वर्क नहीं करना पड़ता। तो वर्क ही नहीं हुआ तो एनर्जी कहाँ से आएगी। तो इसीलिए लेंज ने ये बोला कि यहाँ पे भी क्या करेगा, ये अपने आप को नॉर्थ बना लेता है। अब ये भी नॉर्थ हो गया, ये भी नॉर्थ हो गया, ये वाला फेस नॉर्थ है, इसके बगल वाला फेस साउथ हो जाएगा। क्यों, मैग्नेटिक डाइपोल्स एग्जिस्ट करता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ये फेस नॉर्थ के जैसा बिहेव करेगा और ये फेस साउथ के जैसा बिहेव करेगा। तो जैसे ही मैं पास लेके जाऊंगा, ये भी नॉर्थ, ये भी नॉर्थ है, रिपल्सन हो रहा होगा, तो मुझे इसको ले करके जाना है जबरदस्ती, क्योंकि मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करवाना ही करवाना है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज हुआ तो इंड्यूस नहीं हुआ करंट। तो मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं, मुझे वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा। सही बात है, क्योंकि ये अपोज कर रहा है, ये इस चीज को अपोज कर रहा है। तो मतलब अगर ये नॉर्थ है तो इसको भी नॉर्थ बनना पड़ेगा, तभी मुझे एक्सटर्नली वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए इसकी हेडिंग में क्या दिलवाई गई थी, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सपोज करो इसको मैं वापस लेकर के आ रहा हूँ, जब इसको वापस लेकर आऊंगा तो ये नॉर्थ दूर जा रहा है, अगर यहाँ नॉर्थ हुआ फिर से तो ये तो रिपल करेगा, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा क्या ना। तो जैसे ही मैं दूर लेकर जाऊंगा ये तुरंत क्या बन जाएगा, साउथ बन जाएगा, और इसको पकड़ खींचेगा। मतलब जिधर तुम मोशन करा रहे होगे उसके अगेंस्ट ये अपने आप को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा, अपने आप को इंड्यूस कर लेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि मुझे काम करना पड़े। जब तक मैं वर्क नहीं करूंगा तब तक इसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं होने वाली है। तो जैसे ही मैं दूर लेके जाऊंगा, नॉर्थ दूर जा रहा है तो यहाँ पे साउथ बनेगा और पकड़ेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो मुझे जबरदस्ती दूर लेके जाना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं वर्क करूंगा बॉडी के अंदर स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी के रूप में स्टोर होने वाला। यही चीज़ है लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि अगर मैं पास लेकर के जाऊंगा तो पास नहीं आने देगा, वो अपने आप को उस तरीके से इंड्यूस करेगा कि वो अपोज करना चाहेगा। तो उसी अपोजिशन के अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, जो कि स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी उस कॉइल के अंदर, और वही एनर्जी हमको दिखाई देती है इन द फॉर्म ऑफ करंट। आगे बात समझ में, क्यों निगेटिव साइन बनाया गया। निगेटिव साइन इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो अपोजिशन को दिखाता है। निगेटिव से क्या करते हैं हम, अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक ऐसी बेस्ड एक दो क्वेश्चन देखते हैं और इसको बताते कैसे हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से बताया जाता है इसे, जो काम इधर करते थे ना एफबीआई, वही काम इधर करेंगे। एफबीआई से हम लोग क्या बताएंगे,
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बताया जाता है, राइट हैंड रूल से, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, थंब रूल नहीं, राइट हैंड रूल से। अब सुनो, एक क्वेश्चन पूछा गया था बोर्ड में, बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है वो क्वेश्चन? एक कैपेसिटर बना करके दिया गया था, एनसीईआरटी में भी दिया गया ये, और कैपेसिटर को ऐसे लगाया गया था किसी भी कॉइल में, और यहाँ पे हमारा क्या है, नॉर्थ रहा होगा और ये रहा होगा साउथ, यही था ना? ठीक है, और ये हमारा प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, और बोला गया है कि इसको जब मैं पास में लेकर के आऊंगा तो कौन सा प्लेट पॉजिटिव पोलैरिटी पे होगा और कौन सा प्लेट निगेटिव पोलैरिटी पे हो जाएगा, ये बोला गया हम लोगों से। फिर से समझते हैं इसको, देखो ऐसा करके कुछ अरेंजमेंट दिया गया है, सही है। ये याद रखना, ये हमेशा फ्रंट पार्ट होता है और ये क्या होता है, पीछे वाला बैक साइड होता है। 3D फिगर है ना, 3D फिगर है तो इस तरीके से बनाया गया है। अगर कैसे पता करोगे 2D है कि 3D है? 2D होता तो एकदम गोल सर्किल बनता है, और 3D में क्या होता है, चिपटा बनता है सर्कल, इस तरीके से चिपटा बनाया गया मतलब वो 3D का फिगर है, और एकदम कंप्लीट सर्किल बनाया गया मतलब वो 2D का फिगर है। तो ये सर हमारा क्या है, 3D का फिगर है, इसीलिए मैं रिंग लेकर के तुम्हें समझा भी रहा हूँ इस तरीके से। और कैपेसिटर इधर लगाया गया है इस तरीके से ना, इस तरीके से कैपेसिटर इधर लगाया गया है, इधर देखो इस तरह से। और ऊपर क्या है, ए है, नीचे क्या है, बी है, और मैग्नेट किधर से लेकर आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना? और ये नॉर्थ है, ब्लैक वाला नॉर्थ है। जैसे ही मैं इधर लाऊंगा ये वाला सरफेस अपना को नॉर्थ कर लेगा कि नहीं, नॉर्थ कर लेगा। नॉर्थ का मतलब किस डायरेक्शन में करंट इसमें आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में करंट इंड्यूस होगा, सही है ना? नॉर्थ हुआ, ये नॉर्थ पोलैरिटी पे आ गया। अब इसी को मैं बनाता हूँ इस तरीके से, मतलब ये वाला फेस इस तरीके से था, मैं इसको सामने करके बनाता हूँ, तुमको देखने में आसानी रहेगी। ये फेस ऐसे था और इसको ऐसे करके बना रहा हूँ मैं, तो ऐसे करके बनाया जाएगा सर। तो क्या होने वाला है, ए बी जो था इधर आ गया कि नहीं आ गया, तो ए बी इधर आ जाएगा, ये हो गया ए और ये हो गया बी, और ये किस पर हो गया था, नॉर्थ पोलैरिटी पे होगा कि नहीं होगा? नॉर्थ पोलैरिटी होने का मतलब क्या हुआ, अब नॉर्थ पोलैरिटी होने का मतलब क्या हुआ, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा निगेटिव होगा, ठीक है बालक? तो समझ में आ गया, करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा। जब करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, तो सर ये पॉजिटिव पोलैरिटी हो जाएगा। अब देखो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे थोड़ा सा कि सर ये क्या बात हुई, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए था। बैटरी थोड़ी है भाई, है कैपेसिटर है ना, बना के बताता हूँ मैं। कैपेसिटर के केस में अगर तुम्हें याद होगा, तो करंट अगर फ्लो करता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा ना बैटरी से, तो पॉजिटिव टर्मिनल आता है कि नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट से चार्ज हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब निगेटिव की तरफ निगेटिव करंट, देखो पॉजिटिव की तरफ आता है, इसीलिए करंट पॉजिटिव की तरफ आया। ये बैटरी नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओ कि सर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। कैपेसिटर है ये, कैपेसिटर में करंट जो जाता है वो पॉजिटिव प्लेट के अंदर जाता है, मतलब जो प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होता है उस पर करंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ज़्यादा नहीं, जो पॉजिटिव होगा उस पर क्या होगा, करंट उसकी तरफ आता है। इसीलिए करंट कैसे जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो मतलब ये वाला प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और ये प्लेट निगेटिव होगा। क्योंकि सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है बच्चों में, बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज ये होता है कि सर करंट यहाँ से निकला तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। बाबू ये बैटरी नहीं है, बैटरी में से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर में बस इतना याद रखो, जिस भी प्लेट में करंट जा रहा होगा वो पॉजिटिव होगा, और जिससे निकल रहा होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ देख लो सर्किट डायग्राम से, तुम देख लो, यहाँ से निकल रहा है ना, ये निकलता निगेटिव से है और जाता किसके अंदर है, पॉजिटिव प्लेट के अंदर जाता है। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक दो और डायग्राम समझते हैं। अब ये एग्जाम्पल बोर्ड में पूछा गया था, इस कॉयल, ये कॉयल है कोई जिसमें करंट नहीं है, इसको जैसे मैं अंदर लाऊंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक लाइन अंदर की तरफ है इनटू द बोर्ड, तो चेंज हो रहा होगा, फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं, फ्लक्स बढ़ रहा है ना। अरे भाई जब ये पहले बाहर था तो कोई फील्ड लाइन क्रॉस कर रही थी क्या, इधर देख, मुझे मत देखो, यहाँ पे जब ये बाहर था कोई फील्ड लाइन थी क्या, ना। जैसे से अंदर लाऊंगा, पहले एक फील्ड लाइन क्रॉस किया, 2 3 4 5 ऐसे करके फील्ड लाइन बढ़ती जा रही है कि नहीं, क्या ये बढ़ने देगा, ना। अपोज करेगा कि नहीं करेगा, अपोज करने का मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करवाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है अभी, इनटू द बोर्ड है, अपोज करेगा मतलब आउट ऑफ द बोर्ड रखना चाहिए इसको, या अपोज करेगा, तो इसके अगेंस्ट, मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट वो क्या करेगा, करंट को इंड्यूस करवाएगा।
तो अगेंस्ट का मतलब ये चाहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में जाए, मतलब बाहर की तरफ हो। बाहर की तरफ रखूंगा तो करंट में कैसा ये कॉइल में कैसा करंट घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस बढ़ती जा रही हैं तो ये चाहेगा बढ़े मत। बढ़ने न देने का मतलब क्या हुआ, इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है तो ये क्या करेगा, बाहर प्रोड्यूस करेगा। बाहर प्रोड्यूस करने का मतलब इस तरीके से करंट फ्लो करने वाला है। तो करंट कैसा फ्लो करेगा इसके अंदर, इस डायरेक्शन में। सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसके अंदर से क्रॉस कर रही हैं। जब बाहर लेकर के जाऊंगा कम हो रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले कितना था, मान लेते हैं 50 था, फिर 49 48 तक करते करते 1 2 यहाँ बाहर लाया 0 हो गया। कम हो रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, होने देगा ना। कम जहाँ देखो, जहाँ पे कम होगा वहाँ पे बढ़ाएगा, और जहाँ पे बढ़ेगा वहाँ पे कम करेगा। अपोज करना है बस उसको, इसका काम क्या है, अपोज करने वाला है। तो यहाँ से जब लेकर के बाहर आऊंगा तो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डिक्रीज को ये अपोज करेगा। तो डिक्रीज नहीं होने देना चाहता है, डिक्रीज नहीं होने देना मतलब क्या हुआ, इसी के सपोर्ट करेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करने वाला है। जैसे बाहर लेकर आऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही होंगी, ये चाहेगा न कम हो, तो इसी के डायरेक्शन में तब प्रोड्यूस करने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है, इनटू द बोर्ड है, इनटू द बोर्ड उंगली करेंगे और ऐसे कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा। मतलब सिंपल सा बात याद रखो, अपोज करना है इसको। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही होंगी तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइंस को ये क्या करेगा, इंड्यूस करवाएगा। और अगर घट रही होंगी तो बढ़ाएगा उसको। बढ़ाने का मतलब जहां पे हमारा एक्सटर्नल फील्ड है उसके डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा। घटाने का मतलब क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा। तुमको सिर्फ क्या करना है, थंब को उसी डायरेक्शन में अलाइन कर लेना, फिर कर्ल करना फिंगर्स को, अपने आप आइडिया लग जाने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्पेशल केसेस हैं कि अगर एक करंट कैरिंग कॉयल है, करंट ऊपर जा रहा है और एक कॉयल मैंने बगल में रखा हुआ है। ठीक है, करंट कैरिंग वायर है, उसके बगल में एक कॉयल रखा हुआ था। तो इसमें किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। अभी तक हम लोग सर्किट पूरा पढ़ रहे थे ना, अब सिंगल कॉयल लेकर के देख रहे हैं। यहाँ पे देखो करंट कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा बनाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगा कि नहीं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। एक जगह समझा रहा हूँ, बाकी ट्रिक बताऊंगा अभी याद करने का। ऐसे है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही होगी, इनटू द बोर्ड जा रहा होगा इधर से, और इधर से आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही होंगी, तो ये क्या करेगा, उसका अपोज करने वाला है। अपोज करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, इसके इनटू द बोर्ड जा रहा है, तो ये क्या चाहेगा, अपोजिट डायरेक्शन मानना चाहेगा कि नहीं। मैंने क्या बोला था अभी, जब इनटू द बोर्ड जा रहा होगा तो इसके जस्ट अपोजिट बना लो, इधर फिंगर्स को कर्ल करो, तो कैसा करंट इंड्यूस हो रहा है इसके अंदर, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से होगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नॉर्थ पोलैरिटी इसके अंदर जनरेट हो जाएगा। अरे बात समझ में, क्योंकि इधर इनटू द बोर्ड बढ़ रहा है, इनटू द बोर्ड बढ़ रहा है, तो इसको अपोज करेगा, वो नहीं चाहेगा इनटू द बोर्ड बढ़े, तो आउट ऑफ द बोर्ड अपनी तरफ से इंड्यूस करेगा। आउट ऑफ द बोर्ड करने का मतलब क्या हुआ, फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब नॉर्थ पोलैरिटी। याद रखने का तरीका RIN, रिन साबुन सरफ जो भी तुम लोग जाते होगे। ठीक है, राइट साइड में अगर राइट होगा करंट के तो क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉर्थ पोलैरिटी। ठीक है, ये लिखा गया होगा, राइट में अगर रखा गया है तो इंड्यूस होगा नॉर्थ, इंड्यूस होगा क्या, नॉर्थ पोलैरिटी। सिमिलरली इधर आओ, ऐसे करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर जा रही होंगी, इधर आउट ऑफ द बोर्ड आ रही होंगी कि नहीं। आउट ऑफ द बोर्ड का मतलब डॉट बना दूं, फिगर गंदा हो जाएगा। फिर बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा। कहाँ जनरेट कराएगा, इनटू द बोर्ड, इनटू द बोर्ड करेगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो मतलब कैसा हो जाएगा, ये साउथ पोलैरिटी हो जाएगा। लेफ्ट साइड में रखेंगे तो साउथ पोलैरिटी। बस एक को याद रखो, अपने आप याद, सब याद रहेगा। अब इसी तरह से करंट का डायरेक्शन अगर मैं उल्टा कर देता हूँ तो भी निकाल लिया जाएगा। नोट्स में स्पेशल केसेस में ये 4 5 जो भी था ये लिखवा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, मोशनल EMF। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने एक अरेंजमेंट लिया है। ये हमारा क्या है, स्टैटिक रॉड्स हैं जो मूव नहीं करेंगे, और इस पर एक मूवेबल रॉड लगाया हुआ है। जब इस रॉड को मैं V वेलोसिटी के साथ इधर सरका रहा हूँगा, जब V वेलोसिटी के साथ इधर सरकाया जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले इतना एरिया कवर कर रहा था कि नहीं। जब इसको यहाँ तक सरका के लाया तो अब इतना एरिया कवर कर रहा है, मीन्स एरिया चेंज हुआ। एरिया चेंज हुआ, उसके अंदर फील्ड लाइंस थी वो चेंज हो गई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज हुई हैं, हो रही है ना फील्ड लाइन चेंज। पहले इतना फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा था, अब यहाँ पर अगर ये प्लेट आ गया तो इतनी कम फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं।
फील्ड लाइंस कम हुई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हुआ, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है, और अगर चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा उसके अंदर। डायरेक्शन की बात अभी बाद में की जाएगी, डायरेक्शन कितना होगा वो बाद में किया जाएगा। चलो अभी पहले वही कर लेते हैं। इधर कम हो रहा है, एरिया कम होगा, कम होने देगा क्या ना, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है ना, कम नहीं होने देगा। कम नहीं होने देने का मतलब इसको सपोर्ट करेगा, इसी के डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा, तो करंट कैसा फ्लो होने लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इसमें करंट इस तरीके से फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी। आगे बात समझ में ना, ठीक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, मोशनल ईएमएफ निकालना है, तो हमसे ई इंड्यूस्ड निकाला जाए पहले। ई इंड्यूस्ड कितना होता है हमको पता है, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी होता है, और फाइव बी क्या हो जाएगा, फ्लक्स का चेंज, फाइव बी निकालते हैं हम लोग। फाइव बी हम लोगों ने पढ़ा है बी डॉट ए, लेकिन यहाँ पे मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कराया, तो छोटा सा फ्लक्स पहले निकालते हैं। डी फाइव बी कितना हो जाएगा, बी डॉट डी एस मान लेता हूँ मैं छोटा सा, ठीक है ना, बी डॉट डी एस, इसको मैं बी डी एस कॉस जीरो वन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड जिधर जा रहा है उधर एरिया वेक्टर मान लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ओपन सरफेस है, तो एरिया वेक्टर मैं चाहे तो आउटवर्ड मान सकता हूँ, चाहो तो इनवर्ड मान सकता हूँ मैं, तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उधर डायरेक्शन मान लेता हूँ, कॉस जीरो वन हो जाना है इसलिए। अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस बी डी एस, ठीक है, यहाँ पे साइक्लिक नहीं होगा ना, सिंपल इंटीग्रेट करेंगे, बी इंटीग्रेशन डी एस, छोटा 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 डी एस। अब डी एस का मतलब क्या हुआ, एरिया हुआ कि नहीं, इसमें कितना एरिया आ रहा था, इसमें एरिया कितना आ रहा है, एल इंटू डी एक्स, क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है, लेंथ इंटू विड्थ होगा, तो एल इंटू डी एक्स कर सकता हूँ मैं, इंटीग्रेशन एल इंटू डी एक्स, एल भी कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल करके आएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा, छोटे छोटे डी एक्स को जोड़ूंगा तो टोटल कितना मिलेगा मुझे, एक्स मिल जाएगा, मीन्स सर यहाँ पे बी इंटू एल इंटू एक्स आ जाएगा, या इसी को मैं बी इंटू ए भी कर सकता हूँ कि नहीं, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ हमको एरिया देगा इस पूरे जो भी हमारा रेक्टेंगल बन रहा था उसका एरिया दे देगा, इसकी वैल्यू को ला करके यहाँ पे चिपका लिया जाए धीरे से, है ना, कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए, या एक काम करो बी एन लिख करके बी एल एक्स लिखते हैं, एल कैपिटल है, पी और एल दोनों कांस्टेंट है तो बाहर निकल करके जाएगा, क्या बचेगा डी एक्स अपॉन में डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी ही हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ई इंड्यूस्ड का माइनस बी एल वी, याद रखना इस फॉर्मूले को, कि जब भी किसी भी एक कंडक्टर है हमारा जो कि रॉड शेप में है या एक रेक्टेंगुलर कंडक्टर है, अगर उसका मोशन करवाता हूं मैं तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होता है माइनस बी एल वी, ठीक। और माइनस यहाँ पे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, सर क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी होगा, सर क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम होता जा रहा है कि नहीं, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, तो एक निगेटिव यहाँ से आएगा, एक निगेटिव ये पॉजिटिव बना जाएगा, तो बी एल वी हो गया। अब आगे हम लोग इसमें क्या देखते हैं, करंट कितना इंड्यूस हुआ, अभी तक हम लोगों ने हमेशा ईएमएफ की ही बात की थी, ठीक, ईएमएफ इंड्यूस निकाल लोगे तुम इस फॉर्मूले से, माने डी फाइव बाई डी टी। अब करंट भी पूछा जाएगा, तो करंट क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, करंट होता है वी बाई आर, तो मतलब ई बाई आर कर सकता हूं मैं, इंड्यूस्ड बाई आर, कितना आया है वी एल वी अपॉन में आर, आंख फाड़ फाड़ के देख लो बाबू, ये वी का मतलब वेलोसिटी होता है, छोटा वी बनाऊंगा तो वेलोसिटी है, कैपिटल वी बनाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो यहाँ पे वेलोसिटी होती है, बी एल वी बाई आर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, ठीक है। अब अगर मान लो एक स्पेशल केस लेकर चलते हैं कि मैंने एक रॉड लिया और उसको मैं ऐसे रोटेट करा रहा हूँ किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने वाला है, ई इंड्यूस कितना होगा, ईएमएफ इंड्यूस, एक रॉड ऐसा था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था, चाहे इधर जा रहा हो चाहे इधर जा रहा हो डजेंट मैटर, उसमें अगर ऐसे रोटेट करूंगा तो पल पल एरिया बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, एरिया बदल रहा है, तो मतलब यहाँ भी एक इसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब उसको निकालते हैं, वो हमारा स्पेशल केस होता है, पहले इसको याद रखना कि जब भी मोशनल ईएमएफ पूछा जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है, बी एल वी होता है फॉर्मूला, और अगर इंड्यूस्ड करंट पूछा गया तो बी एल बी बाई आर हो जाएगा। ये हमारा स्पेशल केस है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू अ रोटेशन ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड, एक कंडक्टिंग रॉड था जिसको मैं मैग्नेटिक फील्ड, कैसा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस है, इनटू द बोर्ड जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, इनटू द बोर्ड जा रहा है और इसको पकड़ के मैं इसे रोटेट करवा रहा हूँ, सही है, तो पल पल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा उसके अंदर, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू निकालनी है हमको। सर पहले सबको हटाओ तुम, एक एलिमेंट लेते हैं छोटा सा जिसका डीएल लेंथ मान लेता हूँ, एल डिस्टेंस है यहाँ से और टोटल डिस्टेंस है रॉड का
कैपिटल एल। ये वी वेलोसिटी चल रहा है, अभी भी हमने पढ़ा मोशनल ईएमएफ के अकॉर्डिंग डी इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, बी एल वी होता है, सही। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ छोटा सा जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, बी वी, और जितना लेंथ होगा उसका, जितना लेंथ होगा वही तो होगा ना। अरे पिछला भी केस देखे थे, लेंथ ऑफ रॉड लिया गया था, कितना डिस्प्लेस कर रहा था वो, पी एल वी होता था। लेंथ किसका लेते थे हम, रॉड का लेंथ लेते थे। वेलोसिटी किसका लेते थे, रॉड की वेलोसिटी लेते थे। और बी किसका लेते थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ पे रॉड इतना ही तो लिया मैंने, तो इसका लेंथ लूंगा मैं डीएल, और इसी रॉड एलिमेंट का कितना वेलोसिटी है, वी है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्सटर्नल वी है। ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और हमें पता है कि ये एक सर्किल में रोटेट कर रहा है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम लोग पढ़े हैं। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा सेटिस्फाई होना ही चाहिए, वरना वो मोशन नहीं कर पाएगा। तो हमको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, r का मतलब सेंटर से डिस्टेंस होता है, तो क्या l है कि नहीं है, और इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इसकी दी गई है, v इज इक्वल टू एल ओमेगा। उसकी वैल्यू को लाकर यहाँ पे चिपका देते हैं, तो v ओमेगा एल डी एल हो जाएगा, डी इंड्यूस्ड। ये छोटा सा है, छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स है ये, क्या है, ईएमएफ है, छोटा सा ईएमएफ है ये। तो टोटल ईएमएफ कैसे निकलेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ डी इंड्यूस्ड छोटा सा, इसको इंटीग्रेट करेंगे बी ओमेगा एल डी एल। अब लिमिट किसके अकॉर्डिंग पुट किया जाएगा, डीएल के अकॉर्डिंग, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ। डीएल के अकॉर्डिंग लिमिट को पुट करेंगे। डीएल क्या हो सकता था, इसकी लेंथ को एकदम बिल्कुल जीरो कर देता मैं, या इसकी लेंथ को एकदम मैक्सिमम डी एल के बराबर कर देता। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, जीरो से लेकर के कैपिटल एल तक। सारी चीज़ें कांस्टेंट है सर, बाहर निकाल देंगे, बी ओमेगा कांस्टेंट है, जीरो टू एल, एल डी एल कितना होता है, एल स्क्वायर बाई टू होता है कि नहीं, एल स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जब लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, ई इंड्यूस्ड, ई इंड्यूस्ड विल बी बी ओमेगा कैपिटल एल स्क्वायर बाई टू। तो इतना इंड्यूस होगा ईएमएफ किसमें, रोटेशन ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड। अगर एक कंडक्टिंग रॉड को मैं रोटेट कराता हूं इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो इतना ईएमएफ इंड्यूस होता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू से। इतनी बात याद रहेगी। अब उसी के बाद से इसको चेंज किया गया किसमें, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। वैल्यू को जब मैं यहाँ पर रखूंगा कितना हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू बी, ओमेगा की जगह रखूंगा मैं टू पाई एफ, तो टू पाई एफ एल स्क्वायर अपॉन में टू। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बी एफ एल स्क्वायर, ये हो जाएगा ई इंड्यूस्ड। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलेगा तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलेगा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोलेगा तो ओमेगा हम लोग ये रखेंगे, ठीक है। और इसी को चेंज किया गया, पाई एल स्क्वायर को हम लोग एरिया भी बोल देते हैं। देखो कैपिटल एल ये है ना, कैपिटल एल ये सर्कल है, और पाई इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाने वाला है, ठीक है ना, एरिया हो जाने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू पाई एल स्क्वायर, एरिया हो जाएगा तो बी ए एफ लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया, जहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हमको। अब इसी का एक और स्पेशल केस हम लोग लेके चलते हैं कि अगर किसी भी साइकिल का व्हील जो होगा, साइकिल का जो पहिया होगा, उसको मैं अगर रोटेट कराता हूँ किसी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, साइकिल का पहिया स्पोक्स वाला, एलॉय व्हील वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्पोक्स जिसमें लगता है, जिसमें तीलियां लगी होती थी, पुराने जो साइकिल्स आते थे उसमें तीलियां लगी होती थी। उस साइकिल के पहिए को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराऊंगा तो वो भी यही केस बनाता है, सेम यही केस बनेगा, बी ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। वहां पे एक एक जो स्पोक होगा उसके अंदर भी क्या होगा, करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो साइकिल का अगर तुमने पहिया देखा होगा तो कुछ इस तरीके का होता है पहिया, जिसमें इस तरीके से स्पोक्स लगे होते हैं, देखा है क्या, इस तरीके से स्पोक्स लगे होंगे, ऐसे करके तीलियां होती है उसके अंदर, ये सब, ठीक। जब इसको मैं रोटेट कराऊंगा तो इसको कैसे हमको अज्यूम करके चलना है कि एक तीली यहाँ सेंटर से निकल करके कहाँ तक आई है, सरकमफेरेंस तक आई हुई है। तो यही सेम केस तो हो गया, सेम यही केस हो गया। तो और ये सारे के सारे किस में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हैं कि नहीं है। देखो ना, अगर सारी तीलियों को हटाऊं मैं तो सब तीलियों का हेड यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सबका टेल कहाँ जुड़ा हुआ है, इसी पे। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं है। तो और हम लोगों ने एक बात पढ़ी है कि अगर पैरेलल में कनेक्ट होता है सेल्स,
क्योंकि ये सेल के जैसा बिहेव कर रहा है ना, ईएमएफ आ गया इसके अंदर, ईएमएफ आ गया तो ये सेल के जैसा बिहेव कर रहा है। और सेल्स जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका नेट ईएमएफ भी उतना ही होता है जितना एक का होता है ना। अरे तो पढ़े हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल इन सीरीज एंड सेल इन पैरेलल। सीरीज में होता है तो E1 प्लस E2 प्लस E3 एन ही हो जाता है, लेकिन जब भी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो ईएमएफ एक का रहेगा वही ओवरऑल का भी होता है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम रहता है हमारा। तो एक की वजह से ईएमएफ इतना इंड्यूस होगा, इसीलिए एक की वजह से ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, ये हुआ चाहे ये बोल लो, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। इस वाली तीली से भी उतना ही होगा, इस वाली तीली से भी सबसे उतना होने वाला बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। और सारे के सारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसका मतलब नेट जो ईएमएफ बनेगा वो भी उतना ही बनने वाला है, क्योंकि पैरेलल में ईएमएफ चेंज नहीं होता। ईएमएफ का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं हम लोग एक तरीके से, ईएमएफ चेंज नहीं होगा। तो ये केस पूछा गया था बोर्ड में। ठीक, अब एनर्जी की बात कर लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा मोस्टली ईएमएफ। एनर्जी क्या होता है हमारा, मतलब पावर से हम लोग एनर्जी निकालेंगे। पावर क्या हो जाएगा, V इंटू आई होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फोर्स को निकालेंगे। सबसे पहले फोर्स निकालो। फोर्स क्या होता है, एक रॉड से अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो फोर्स कितना होगा, IBL साइन थीटा होता है। एक करंट, ये कंडक्टिंग रॉड को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो करंट कितना होगा, IBL साइन थीटा। और अगर चार्ज को रखूंगा तो QVB साइन थीटा। ठीक है, याद तो है। चार्ज को रखा जाएगा तो QVB साइन थीटा, पहला आर्टिकल चैप्टर नंबर 4 का। सेकंड आर्टिकल ILB साइन थीटा। ठीक है, ILB बोलो चाहे IBL बोलो तुम, तो यहीं पर मैं दिख के बता देता हूँ, इतने को रहने देते हैं, इसका काम आएगा। तो सर पहले फोर्स निकालते हैं हम लोग। तो फोर्स कितना हो जाएगा, IBL साइन थीटा मतलब 0, मैक्सिमम फोर्स लगेगा साइन 90, साइन 90 हो जाएगा हमारा 1 IBL। अब किसकी वैल्यू उठा कर रखा जाए, आई की वैल्यू कितनी है, आई का मतलब क्या होता है, E बाई आर, E बाई आर होता है। तो आर को मैं इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ, कि मान लेता हूँ इसका रेजिस्टेंस आर है, तो आई क्या हो जाएगा, E इंड्यूस्ड बाई आर। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2R लिख सकता हूँ मैं, इंटू बी लिख सकता हूँ, इंटू एल लिख सकता हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक। तो क्या हो गया, BLV बाई आर, मतलब नहीं समझा क्या कर रही है, क्यों, जनरल के लिए करते हैं। जनरल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, वो था F इज इक्वल टू क्या होता है, IBL हो जाएगा। और जनरल अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, करंट की वैल्यू क्या होगी, E बाई आर होती है। E क्या निकाला गया था, BLV निकाला था ना एक रॉड के लिए। अरे सर्कुलर में नहीं रोटेट करा रहा हूँ मैं, सिंपल एक रॉड को ट्रांसलेट कराया जा रहा है। तो कितना होता था, BLV अपॉन में R हो जाएगा। इसकी वैल्यू उठा के यहाँ चिपका देते हैं। तो BLV, ये जनरल केस करा रहा हूँ, सर्कुलर के लिए नहीं करा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B स्क्वायर कैपिटल L कर लेते हैं, L स्क्वायर V बाई आर। फोर्स निकल गया। पावर यहाँ से क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है कि नहीं, पावर हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी हो जाते हैं। तो फोर्स की वैल्यू निकाल दी गई है, B स्क्वायर L स्क्वायर, एक V स्क्वायर अपॉन में R हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ये पावर मिला। अब एक पावर हम लोग निकालते हैं किससे, इलेक्ट्रिकल पावर। ये पावर कौन सा है, मैकेनिकल पावर है। ये मैकेनिकल पावर है, जब मैं उसको ऐसे लेकर के जा रहा हूँ, मैं एक V वेलोसिटी से लेकर के जा रहा हूँ, तब ये पावर आया हमारे पास। और एक पावर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिकल भी निकालते हैं और देखते हैं क्या पावर बराबर होता है कि नहीं होता है। इसी को बोला जाता है एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ, कि जितना मैकेनिकल वर्क करके आपने पावर को इंड्यूस किया, क्या उतना ही करंट में बना कि नहीं बना। क्योंकि हमारा यही मकसद था ना कि लॉसेज ना हो पाए हमारे पास। जितना वर्क डन मैंने किया, जितना पावर मैंने जनरेट किया था, जितना दिया मैंने, उतना ही जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अब हम लोग निकालेंगे किससे, ये हमारा मैकेनिकल पावर था। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, मैकेनिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर निकालते हैं जरा। इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब आई स्क्वायर इंटू आर होता है कि नहीं। P इज इक्वल टू VI बोलो, चाहे आई स्क्वायर आर बोलो, चाहे V स्क्वायर बाई आर बोलो। ठीक है, तो करंट हमारा कितना निकला था, ये था। तो करंट की वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर। आर से आर कैंसिल आउट होगा, और देखो ये वैल्यू दोनों मैच कर गई। मैच कर गई, इसका मतलब हमारा एनर्जी कंसिडरेशन सही है। जितना मैंने मैकेनिकल वर्क किया था उतना ही मुझे इलेक्ट्रिकल वर्क दिखाई दे रहा है। एट टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा ना। तो वही लिखा गया, हैंस मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर PQ इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन टू थर्मल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं पर आएगा तो थर्मल एनर्जी हमको वहाँ पे दिखाई देगा। और थर्मल एनर्जी पर डिसिपेटेड कितना हो जाएगा, पावर को हम बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम।
तो अगर एनर्जी पूछा गया तुमसे यहाँ पे, एनर्जी पूछे चाहे हीट पूछे, हीट वर्क एनर्जी सब एक ही चीज होता है, और ये होता क्या है, पावर पर यूनिट टाइम होता है। पावर कितना निकाला गया, ये था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होता है, पी इंटू टी होता है ना, ये पी इंटू टी हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर इंटू जो भी टाइम दिया गया होगा। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देख लिया, जितना मैकेनिकल वर्क हमने किया था या जितना मैकेनिकल एनर्जी हमने उसको दी थी, वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को बोला जाता है एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। ठीक, तो ये हमारा लगभग आधा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आधा क्या मतलब मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा सिर्फ बचा हुआ इंडक्टेंस, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा।